के इस कानूनी विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उन धाराओं में उतरेंगे जो न्याय की बुनियाद हैं, यानी धारा 5 से लेकर 50 तक। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारी पूरी न्याय प्रणाली का, आप कह सकते हैं, सार है। देखिए, अदालत में हर बात को पेश नहीं किया जा सकता। कानून का एक बहुत ही सख्त ढांचा है जो ये तय करता है कि कौन सा सबूत सुना जाएगा और कौन सा नहीं, और यही ढांचा सच की खोज को सही दिशा देता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर सबूतों की पूरी इमारत खड़ी होती है, सुसंगति का नियम। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि केस से जुड़ा हर फैक्ट, हर बात अदालत में सबूत बन जाएगी। बिल्कुल नहीं। धारा 5 इस पर एक तरह की लगाम लगाती है। वो कहती है कि सबूत सिर्फ विवादक तथ्यों, यानी जो मुख्य विवाद के तथ्य हैं, या फिर उनसे सीधे सीधे जुड़े सुसंगत तथ्यों पर ही दिया जा सकता है। इसके अलावा बाकी सब कुछ बाहर। तो फिर सवाल उठता है कि कानून ये तय कैसे करता है कि कौन सा तथ्य जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कि कैसे घटनाओं की एक पूरी चेन, एक पूरी श्रृंखला बनाई जाती है। कानून में एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत है जिसे कहते हैं रेस गेस्टे। इसका सीधा सा मतलब है कि घटना के दौरान जो कुछ भी हुआ, जो कहा गया, जो किया गया, वो सब एक ही घटना का हिस्सा माना जाता है। जरा सोचिए, हमले के ठीक उसी पल मदद के लिए निकली कोई चीख, अब वो शब्द भी सबूत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस घटना से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। और ये देखिए, कानून घटनाओं के क्रम को किस तरह देखता है। धारा 7 के मुताबिक अदालत देखती है कि घटना का अवसर क्या था, उसका कारण क्या बना और फिर उसका असर क्या हुआ। हर कड़ी दूसरी कड़ी को जन्म देती है, ठीक वैसे ही जैसे डोमिनोज गिरते हैं। किसी भी काम के पीछे का क्यों बहुत अहम होता है। हेतु यानी मकसद किसी व्यक्ति के इरादे को साफ करता है, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली सुसंगत तथ्य माना जाता है। इरादे के बाद क्या आता है? तैयारी। क्या जुर्म से पहले कोई योजना बनाई गई थी, जैसे हथियार खरीदना या किसी जगह की रेखी करना? ये सब तैयारी का हिस्सा है और अदालत में एक मजबूत सबूत माना जाता है। और फिर मकसद और तैयारी के बाद कानून व्यक्ति के आचरण यानी उसके बर्ताव को देखता है। किसी व्यक्ति का घटना से पहले या बाद का व्यवहार भी बहुत कुछ कह जाता है। क्या वो भाग रहा था, क्या वो घबराया हुआ था, ये सब बातें उसके मन की हालत का इशारा हो सकती हैं। और फिर आता है एलिबी, यानी कहीं और होने का तर्क। ये एक ऐसा तथ्य है जो मुख्य घटना को ही नामुमकिन बना देता है। अगर कोई ये साबित कर दे कि अपराध के समय वो कहीं और मौजूद था, तो ये एक बेहद प्रासंगिक और मजबूत बचाव बन जाता है। अब तक तो हम घटनाओं और हालात की बात कर रहे थे। चलिए अब हम उस सबूत पर ध्यान देते हैं जो सीधे तौर पर मामले में शामिल लोगों से आता है। धारा 17 स्वीकृति या एडमिशन को परिभाषित करती है। ये कोई भी ऐसा बयान हो सकता है, चाहे लिखा हुआ हो या बोला गया, जो केस के किसी भी जरूरी पहलू की ओर इशारा करता है। और ये दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों में हो सकता है। जब कोई अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो ऐसा लगता है कि केस खत्म हो गया, है ना? पर क्या ये इतना आसान है? कानून की नज़र में एक कबूलनामे को वैध होने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है? तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एक कबूलनामा या संस्वीकृति तभी मान्य होती है जब वो पूरी तरह से स्वैच्छिक हो, अपनी मर्जी से दी गई हो। अगर इसे किसी भी तरह की धमकी, दबाव या लालच से हासिल किया गया है तो अदालत उसे सीधे सीधे खारिज कर देगी। साफ है, कानून की नजरों में जबरदस्ती से लिए गए कबूलनामे की कोई कीमत नहीं, वो शून्य है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। मान लीजिए कि एक कबूलनामा अवैध है, पर अगर उस जानकारी के आधार पर पुलिस को कोई नया सबूत मिल जाता है, जैसे कहीं छिपा हुआ हथियार, तो उस सबूत की खोज को अदालत में पेश किया जा सकता है। कानून कुछ अनोखी परिस्थितियों को भी मानता है जहां उन लोगों के बयान स्वीकार किए जाते हैं जो अदालत में हाजिर नहीं हो सकते। इसमें सबसे अहम है डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मृत्युकालिक कथन। कानून ये मानता है कि कोई भी इंसान मरते समय झूठ नहीं बोलता, इसलिए अपनी मौत के कारण के बारे में दिया गया उसका बयान अदालत में बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत माना जाता है। चलिए अब हम इंसानी गवाही से आगे बढ़कर सबूत के उन रूपों पर आते हैं जो इंसानी याददाश्त की सीमाओं से परे हैं, यानी दस्तावेज और विशेषज्ञ विश्लेषण।
अदालतें अक्सर इन मूक साक्ष्यों पर भरोसा करती हैं। ये हो सकते हैं व्यापार की खाता बही, सरकारी रिकॉर्ड या सबसे जरूरी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय। यहीं पर कानून का विज्ञान से मिलन होता है। लिखावट, उंगलियों के निशान या डीएनए विश्लेषण जैसे तथ्य सच को सामने लाने में मदद करते हैं। तो हमने अलग अलग तरह के सबूतों को देखा। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर बनती कैसे है। ये टेबल सुसंगति के पूरे ढांचे का एक बहुत ही साफ सारांश है जिसे हमने अभी समझा। घटनाओं के जुड़ाव से लेकर विशेषज्ञों की राय तक हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर है और न्याय की तस्वीर को पूरा करने में मदद करता है। और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है, न्याय प्रणाली अंदाजों पर नहीं चलती। ये एक सख्त प्रक्रिया है जिसका एक ही मकसद है, प्रासंगिक और सिद्ध तथ्यों के आधार पर सत्य की स्थापना करना।